हेलो। चलिए भाई, देखिए बेसिकली चैप्टर ख़त्म करना है हमें। 1 बजे तक हो जाए, पौने 1 बजे तक हो जाए, जैसे ही ख़त्म होगा फ्री कर देंगे आपको। हाँ नहीं था, पहले पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। पहले बहुत सी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें हट चुकी हैं। ये अपेरेंट डेप्थ वाला टॉपिक पहले था। रिलीज कैटरिंग नहीं है तो वो कोई नहीं, पढ़ लिया तो क्या होगा। एक्स्ट्रा ही होगा, कुछ ना कुछ कम नहीं करेंगे। एक आध छोटा मोटा टॉपिक छूटेगा तो बाद में भी करेंगे, वो बचेगा कुछ नहीं, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आदर्श देखिए, वीडियो चालू है। देखिए भाई, अगर आप लोग लास्ट क्लास आए तो लास्ट क्लास तो अभी कुछ घंटों पहले ही हुई है ना, तो ज़्यादा बोले तो नहीं होंगे। तो जिसने अगर लास्ट क्लास अटेंड करी है तो बिल्कुल ही हम टच में है टॉपिक के। सीधा स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप, क्योंकि लास्ट नहीं, बिल्कुल रिवाइज नहीं कराऊँ, उसको क्या रिवाइज कराऊँ, आया लग रहा है अभी भी पढ़ के ही हटे हैं तो नहीं लग रहा। चलो ठीक है। सो मैंने तुम लोगों को बताया था माइक्रोस्कोप बताया था। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप की एक रिलैक्स एडजस्टमेंट और एक स्ट्रेन एडजस्टमेंट। फिर सेम मैंने तुम लोगों को माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक रिलैक्स एडजस्टमेंट और एक स्ट्रेन एडजस्टमेंट, याद है आप लोगों को? ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है भाई। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अब हमें करना है टेलीस्कोप। बड़ा ही बढ़िया शानदार केस है टेलीस्कोप। प्रियांशु, एक बार गेट बंद कर लो और वो एग्जॉस्ट चालू कर लो तो कूलिंग हो जाएगी रूम में। उससे होएगा जिसमें वो लगे, ऑल आउट लगी है ना, उसी को दबा, सबसे उधर वाला दबा दो, सबसे उधर वाला। हाँ देखो, हुआ, हो गया, आ जाओ। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, जल्दी फ्री करेंगे। आपको मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है तो बाहर घूमो। चलिए, सो इट्स टेलीस्कोप गाइज। एंड अगर मैं इस टेलीस्कोप को बोलूँ भी तो इसका एक अलग से नाम भी बोल सकता हूँ, इससे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, क्या चीज़ होती है समझते हैं बच्चों। एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल होता है, आपको एक ही पढ़ना है। अब ध्यान सुनो, टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप इज यूज्ड, आपको इसको टेलीस्कोप को यूज़ करना होता है बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ से आपको चांद को देखना है भाई, है ना, यहाँ से आपको किसी और प्लैनेट को देखना है, तो आपको बहुत दूर की चीज़ों को, एस्ट्रॉइड्स को देखना है, बहुत दूर की चीज़ों को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे टेलीस्कोप का। तो एक बात का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ए इधर क्या बॉडी दिखा रहा है? अब इधर देख लो। तो आप ये बात समझ के चलें, टेलीस्कोप को ना बहुत दूर की चीज को ऑब्जर्व करना है। अगर उसको बहुत दूर की चीज को ऑब्जर्व करना है तो ऑलमोस्ट रेज उस पर कैसे आएंगी, इन्फिनिटी से, मतलब पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी, सॉरी पैरेलल आएंगी। अब एक बात और सुनिए, क्योंकि चीज बहुत दूर है, तो अगर बहुत दूर है तो बहुत दूर वाली चीज की रेज तो स्प्लिट आउट हो चुकी होंगी, मतलब बहुत सारी फैल चुकी होंगी। तो आपको उनकी काफी सारी रेज को कैप्चर करने के लिए लेंस का साइज भी कैसा लेना पड़ेगा, बोलो बड़ा लेना पड़ेगा। शोर मत करो यार, ध्यान सुनो, बातें बिल्कुल बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ ना, अगर ढंग से करोगे जल्दी भी होएगा, मजा भी आएगा। अगर किसी बहुत दूर की चीज़ को मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, हर्ष वही मारूंगा आगे, फोन रख ले, रख ले, हंस रहा है ना, बता दूंगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर का अगर ऑब्जेक्ट है तो पहली चीज़ तो ये कि उसकी रेज आएंगी पैरेलल। दूसरी चीज़ ये कि उसकी रेज को कैप्चर करने के लिए भी बड़े लेंस की जरूरत है। पुराने समय के टेलीस्कोप इतने बड़े हुआ करते थे, जैसे कि कोई ट्रक का साइज हो ना, इतना बड़ा टेलीस्कोप का आगे का लेंस बनता था। वो जिस जगह बनता था उसी जगह से ऑपरेट होता था वो, क्योंकि उसको ले जाना ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका आगे का लेंस बहुत
बड़ा, मैंने बोला ट्रक जितने साइज का बड़ा लेंस लगाते थे तब जाके उसको कैप्चर करते थे, पीछे से जाके देखते थे चीज़ दिखती थी उसके अंदर। तो लेंस बहुत बड़ा था, बाद में उसको चीज़ें चेंज करेगी, कर्वेचर वगैरह बदल के उसके साइज को छोटा करा गया। सो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्टिव लेंस तो बड़ा लेना पड़ेगा, पहला काम तो है ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेना पड़ेगा भाई, समझते हैं। और चीज़, दूसरी चीज़, रेज बोलो इसके ऊपर कैसे आएंगी, लगभग पैरेलल। अब तुम मुझे बस एक बात बताओ, अगर रेज इसके ऊपर पैरेलल आ रही है, सो किसी भी कन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर रेज पैरेलल आ रही है, थोड़ा सा याद करते हैं, यहीं पर याद कर लेते हैं। अगर किसी भी लेंस के ऊपर रेज कैसी आ रही है बोलो पैरेलल, तो वो उसके कहाँ पर जाके मिलेंगी, फोकस पे। मेरी बात को समझना, फोकस पे जाके मिलेगी। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अगर यही रेज इसके ऊपर पैरेलल तो आए, लेकिन मान लो पैरेलल ऐसे आ रही है, तो अब कहाँ मिलेंगी। देखिए ऐसे में फर्क सिर्फ इतना सा आता है कि मिलती वो फोकस की लाइन में ही है। नहीं, मिलती वो फोकस की लाइन में ही है, फोकस पे ना मिल के बस फोकस की लाइन में मिलेंगी। अगर ऐसे आ रही हैं तो सारी कन्वर्ज होके मिलेंगी, बिल्कुल फोकस की लाइन में ही मिलेंगी। अगर नीचे से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं ऐसे करके, तो मिलेंगी यहां पर, लेकिन मिलनी बोलो कहां पर है, वो फोकस की लाइन में। सीधी आ रही है तो बिल्कुल फोकस से मिलेगी। तो एक बात ध्यान रखना कि रेज अगर पैरेलल आ रही है ना, चाहे वो सीधी आ रही है, चाहे वो कैसे भी एंगल से आ रही हो, वो मिलती फोकस की लाइन में ही है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो इसके ऊपर रेज आती है, सबसे पहले जो रेज इसके ऊपर आती है मैं उनको बनाता हूँ। एक रे ऐसे आई, हाँ ऐसे आई, सुनो बस भाई, यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो जो रेज इस तरीके से आई, आप जानते हो कि सब कन्वर्ज होंगे, कन्वर्ज होकर बोलो कहाँ मिलेंगे, बोलो फोकस पे। अब इसका फोकस कहीं ना कहीं बाद में बनाए, तो पहले इसको मिला देते हैं कहीं ना कहीं ना। तो ये मिलाया, पहले मिला देते हैं ना, क्या दिक्कत है, इतना तो काम कर सकते हो। बस इधर देखो तुम। तो इसने क्या करा, इन्फिनिटी से जो रेज आई ना, उनकी एक इमेज बनाई, बोलो कहां पर, अपने फोकस पर। इसका फोकस कहीं यहां पर कहीं होगा, दिस इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपने जो आईपीस रखा हुआ है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इसने इमेज तो बना दी है, ये इमेज बन गई है। बोलो क्या आप बोल सकते हैं इसको, ए डैश बी डैश, अरे बोल सकते नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्ट होगा ए बी और इमेज क्या बन गई, बोलो ए डैश बी डैश। अब जो भी इमेज यहां पर बनी होगी, इसके आगे आपका बोलो क्या रखा हुआ है, आईपीस। ध्यान देना, इसके आगे आपका आईपीस रखा हुआ है। और ध्यान रखना, ये जो आईपीस लेंस है, आप लोगों को पता है हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर बच्चों आपकी जो ये इमेज बनी है, वो इस आईपीस के एग्जैक्टली फोकस पे बन जाए, कहां बन जाए बोलो, अरे यार ऐसा हमने करा था, या तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने अगले वाले की, या फिर बिल्कुल कहां पर बन जाए, फोकस पे। तो अगर इसके द्वारा बनाई गई इमेज अपने फोकस पे तो है ही, और इसका फोकस भी कहां पर लाई कर रहा है, बताओ जरा, इसका फोकस भी यही लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट एफओ भी है और ये वाला पॉइंट एफई भी है। समझो इस बात को कैसे, यहां से एफओ है और वहां से बोलो क्या है, एफई। मतलब इसने अपने फोकस पे बनाई, लेकिन जिसका फोकस है वो उसके फोकस से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इसके लिए भी यही वाला पॉइंट फोकस है। तो मुझे बताओ जरा, इसने कहीं ना कहीं उसके फोकस पे इमेज बना दी कि नहीं बना दी, क्योंकि इसका और अपना उसका फोकस बिल्कुल एक ही जगह पे है। ये समझ में नहीं आ रही बच्चों। अगर मैं थोड़ा सा उसको नजदीक ले आऊंगा, हाँ भाई सचिन, थोड़ा सा मैं इसको नजदीक ले आऊंगा, तो फोकस यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। फिर आपको पता है बीच में आ जाएगा तो वो अपनी साइड पे एनलार्ज कर देगा। पहले मैं तुम्हें रिलैक्स आई वाला केस करा रहा हूँ, याद है रिलैक्स वाले में क्या होता है, रिलैक्स वाले में हमारे लेंस के अगर फोकस पे कोई इमेज बनती है तो उसको क्या करता है बताओ जरा, पता है ना, ये रेज ऐसे जाएंगी, यहां पर कहीं पर बोलो क्या होगा, यहां पर कहीं पर एफ ई होगा, जो कि आप जानते हैं कि ये ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, आगे कहीं मिलने वाली है नहीं, तो बोलो कहां मिलेंगी, नहीं मिलाऊंगा मैं, नहीं मिलेंगे, तो इन्फिनिटी बनेंगे। अभी कौन सा एडजस्टमेंट है जरा बताओगे, दैट्स अ रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। अब यार इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालना है, देखिए टेलीस्कोप्स का जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो आपको यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना होता है बस। तो क्या तुम लोग जानते हो कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, अरे भाई प्लीज यार चुप नहीं, अब मुझे बता एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बोलो बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज बीटा बाय अल्फा, बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। तो मुझे तुम ये बताओ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट तो यहां पर कहीं है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हमारे टेलीस्कोप के ऊपर जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया होगा वो ये वाला एंगल बनाया होगा। यहां समझना बड़ा आसान है यार, कुछ भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये हमारा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस बड़ा, पीछे वाला लेंस छोटा।
तो हमारे टेलीस्कोप पे ऑब्जेक्ट ने तो लेंस एंगल यहाँ बनाया ना, तो ये एंगल बोलो क्या होगा, अल्फा। हालांकि मैं बोल सकता हूँ ये अल्फा है, तो ये वाला भी बोलो कितना होगा, अल्फा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो फटाफट से। सबको क्लियर है? आशीष बीटा बताओ कहाँ पर होगा, वो रही आईज और ये रही इमेज, तो ये वाला एंगल बोलो क्या होगा, बीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? गाइस ऑब्जेक्ट ने बनाया ये एंगल अल्फा से, ये वाला भी अल्फा हो गया, और अगर इमेज की बात करें तो इमेज ने बनाया ये वाला एंगल, दैट इज बीटा। बड़ा सिंपल होने वाला है। तो तुम मुझे बताओ बीटा बाय अल्फा मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में, अगर आप याद करें पहला टॉपिक ये था कि एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है जो कि कैलकुलेट होती है एंगल मेड बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं आ रहा ना याद? तो मुझे तुम बस ये बताओ कि अगर मैं बीटा बाय अल्फा है तो क्या मैं इसको 10 बीटा बाय में 10 अल्फा लिख सकता हूँ? क्योंकि तुम लोग याद करो ये बात मैं रेव टेक्स्ट में पहले भी सिखा चुका हूँ, अगर एंगल छोटे हैं ना तो हम उसको लिख सकते हैं साइन और 10 की टर्म्स में भी, बात एक ही होती है। बादल अब 10 बीटा कितना होगा, जरा बताओ 10 बीटा कितना होगा, यहाँ से निकालो। इसको बोलो ए डैश बी डैश, ध्यान देना, ए डैश बी डैश अपॉन में ये वाली दूरी, और दिस इज एफ ओ नहीं बच्चों, एफ ई। क्या होगा बोलो, एफ ई। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस। नहीं आ रही ना बात समझ में? नहीं आई बात समझ। ये बताओ 10 अल्फा कितना होगा इसके हिसाब से, ए डैश बी डैश और अपॉन में बोलो क्या, एफ ओ। एफ नहीं आया ना समझ में? कितना आंसर आ गया, ए डैश बी डैश एफ ओ बाय में। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एक लेंस की ना पावर आपको हमेशा पता होती है, और लेंस की पावर पता होने का मतलब तुम्हें क्या पता है, फोकल लेंथ। लेंस की पावर पता होने का मतलब क्या पता है, तो जब तुमने टेलीस्कोप बनाया होगा तुम्हें पता होगा मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस 10 की पावर का है और मेरा आईपीस लेंस दो डायरेक्टर की पावर का है। जब पावर पता है तुम्हें क्या पता है, बोलो फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ की रेशियो जो आएगी वो क्या आएगी, बोलो मैग्निफिकेशन। सो सिंपल सा ड्राइव है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो बहुत ही सिंपल केस होता है टेलीस्कोप का। मैग्निफिकेशन बोलो कितना आ गया, एफ ओ बाय में क्या बोलो, एफ ई। अरे नहीं आया समझ में यार, नहीं आया ना? पक्की बात है? हाँ माइनस साइन आप लगाना चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो कि ये वाली दूरी आपको नेगेटिव साइड पे नपेगी, तो ये माइनस आप यहाँ चाहो तो ऐड कर सकते हो और ये आ जाएगा माइनस का एफ ओ बाई में कितना, एफ ई। बस माइनस प्लस की भी टेंशन मत लो इतनी, आप बस मैग्नीट्यूड पे जाओ, एफ ओ बाई में क्या, एफ ई। क्लियर है कि नहीं? पक्का श्योर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट जैसा भी होगा ना वो आपको ध्यान रखना उल्टा ही नजर आएगा, लेकिन इतनी दूर की चीज़ को हम देख रहे हैं ना, और ये इतने लार्ज चीज़ें होती हैं ना कि ये उल्टी सीधी आपको कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब मून उल्टा दिखे चाहे सीधा दिखे क्या फर्क पड़ता है, वो तो समझ रहे बात को। बट दिस टेलीस्कोप कैन नॉट बी यूज फॉर द टेरेस्ट्रियल पर्पस ना। क्यों भाई टेरेस्ट्रियल पर्पस के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैंने इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा तो वो पहले आदमी को उल्टा बना के दिखाएगा, फिर उस उल्टे को यहीं पर उल्टा ही रखेगा, बोले है कि नहीं? तो मैं देखूंगा कि भैया समुद्र में भाई किसी शिप को देख रहा हूँ, उस शिप मुझे ऐसे उल्टा दिखेगा, समुद्र ऊपर ऐसे दिखेगा, एकदम से डर जाएगा देख के कि अरे क्या हो गया है, तो वो उल्टा शिप लेगा, पलटा हुआ है ना। आप रोड से आ रहे हो, सचिन रोड से आ रहा है, उल्टा तो आ रहा है, अजीब सा लगेगा। तो बेसिकली दिस इज नॉट यूज फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सॉरी टेरेस्ट्रियल पर्पस। टेरेस्ट्रियल पर्पस के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल करा, वैसे बता देता हूँ हल्का सा, लेकिन ये आएगा नहीं आप लोगों के एग्जाम में। टेरेस्ट्रियल पर्पस के लिए इन्होंने क्या करा, बस भाई पहले इन्होंने वो इमेज बनवाई दूर की चीज़ की, ऐसी इमेज बनवाई रियल वाली, और फिर उसने क्या करा, इसमें 3 लेंस का इस्तेमाल करते हैं ये। पहले उसको ऐसे करके बोलो क्या करते हैं, ऐसे करके एक इमेज बनवा लेते हैं, फिर एक लेंस रखते हैं और उसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बाहर बनवाते हैं उसकी इमेज। अगर आपको पता हो, याद आए तुम्हें, तो अगर एक लेंस के फोकस से दूसरी तरफ कोई इमेज बनी है तो इसकी जब मैं इमेज बनाऊंगा तो कैसी बनेगी, याद है? ये पीछे बन जाएगी, मतलब कट जाएंगी, सॉरी ये पीछे की तरफ कट जाएंगी। कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा सही से बनाऊं क्या? अरे आएगा नहीं, बस बता रहा हूं। ये पहले वाले लेंस की जो इमेज है वो कैसे बनी, ऐसे करके बन गई। अब जो इमेज बनी ना वो हमने कहां बनवा दी, उसकी कहां बनवा दी बताओ जरा, इसके फोकस से बाहर। तो मुझे बताओ अगर ऐसे बनवा दी तो क्या होगा, अब ये जो बनेगी ये बाद में इसको सीधा कर देगा, बोलो कर देगा नहीं कर देगा? अरे नहीं आ रहा यार है ना, तो सीधा कर देगा तो आप लोगों को इमेज कैसे दिखेगी, बोलो सीधी दिखेगी। तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल का अलग थोड़ा सा काम होता है, एस्ट्रोनॉमिकल का अलग होता है, बट आपको एस्ट्रोनॉमिकली पढ़ना होता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल केस है। मुझे बताओ मैग्निफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही आप लोगों को? आसान सा केस है। जल्दी से कौन सा वाला केस करते हैं, बोलो स्ट्रेंट का। अब स्ट्रेंट में आप लोग मुझे बताओ क्या होने वाला है, वैसे खुद बता दो जल्दी से, कि वो जो इमेज बनाएगा पहले वाला लेंस वो कहाँ बनाएगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये इसको स्ट्रेंट केस में बनाएगा। देखो जिन्होंने, मतलब एक बार अगर आपको पिछले केस समझ में आ गया ना, फिर ये रिपीटिशन है बस बार बार। आपको अगर वो एक बार स्ट्रेंट और रिलैक्स समझ में आ गया, बार बार एक ही चीज चल रही है। सो मुझे बताओ नेक्स्ट केस क्या आएगा। नेक्स्ट केस में बताओ कैसे करना है। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव हो गया,
अब बताओ जरा, ये रेज आई, हाँ भाई चुप हो जाओ। इसकी बनाई हुई जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ए डैश बी डैश, इमेज बना दी इसने। और हुआ क्या, सुन लो, आपको पता है कि ये जो बनाएगा ये तो अपने फोकस से बनाएगा, तो दिस इज द फोकस ऑफ द, यार इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, दिस इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि वो तो अपने फोकस से बनाएगा। लेकिन जो मेरा आईपीस लेंस है ना वो यहां पर है, और जो मेरे आईपीस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और उसका जो फोकस है, बताओगे कहां पर होगा? तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं? दिस इज द फोकस ऑफ द आईपीस लेंस, मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस यहां पर है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि पहले वाले के द्वारा बनाई गई इमेज जो है वो दूसरे के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगी। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे में क्या करता है ये लेंस, आपको पता है वो अपनी साइड पे उसको बोलो क्या कर देगा, एनलार्ज कर देगा स्ट्रेंट केस में। सो मुझे बताओ जरा फटाफट से, इसका एफ ई कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं होगा, तो सब बच्चे बताओ जरा क्या क्या बनने वाला है। तो ये जो रे ऐसे जा रही है वो रे ऐसे जाएगी, और ये वाली ऐसे जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा? अबे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, तू अलग ही पीछे चल रहा है। ये बच्चों एफ ई है, और अगर मैं इनको पीछे जाके ट्रेस करूंगा तो मुझे कभी नहीं मिलने वाली, तो मैं जब इनको देखूंगा तो कहां की तरफ मिलेंगी? अच्छा, किसी का कभी कभी ये केस बनाते वक्त ये इमेज यहां की तरफ भी आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बना देना, कोई जरूरी नहीं है कि वहीं बनानी है, जहां मर्जी बना दो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बोलो ओए बस भाई, दिस विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश। सो गाइज मतलब क्या ही डिफिकल्टी है? अच्छा, क्या फर्क है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इसमें? सर उसमें ना आगे वाला लेंस बड़ा नहीं था, इसमें आगे वाला लेंस क्या है बोलो, बड़ा है। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर हमेशा बहुत बड़ा होगा और आईपीस क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, ये कौन सा केस है बोलो? स्ट्रेन्ड केस है, स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। ओ भाई ध्यान दे लो आराम से, यहाँ पर स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर मेरे को ड्राइव करना पड़ेगा फिर से मैग्निफिकेशन का, और मैग्निफिकेशन का ड्राइव यहाँ पर बड़ा आसान सा है, उससे थोड़ा सा मुश्किल है, जो पिछला हमने केस करा उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। सो मुझे तुम ये बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो क्या है? बीटा बाई में बोलो क्या? अल्फा। फिर बताओ 10 बीटा बाई में। अब मुझे बताओ जरा अल्फा कहां पर है? अल्फा ये रहा, तो अल्फा ये रहा, ठीक है, वही ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में बनेगा। और अगर बीटा यहां से बात करो तो बीटा ये रहा। चलो फिर बताओ भाई सब बच्चे, 10 बीटा कितना होगा? 10 बीटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन में कौन बच्चा बताएगा ये क्या चीज है? सोचो दोबारा यार, 10 बीटा होगा ए डैश बी डैश अपॉन में ये क्या है? यू ऑफ ई। ताली जाओ भाई इस लड़के के लिए, नितिन के लिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों को वो एफओ दिख रहा है, लेकिन वो एफओ यहां से दूरी होगी ना, ऑब्जेक्टिव लेंस का ही तो फोकल लेंथ है वो, वहां से बोलो क्या होगा? ये एक तरीके से इसका ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से बोलो इसका, तो ये बेसिकली यहां से नापूंगा तो दिस इज गाइज यूई, दिस इज, समझे नहीं मेरी बात को? एफओ क्या होगा? एफओ तो यहां से होगा ना सर, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, सो दिस इज एक्चुअली एफओ, बट दिस इज एक्चुअली यूई। और आप कहेंगे सर पिछले केस में क्यों नहीं यूई बात करा? क्योंकि सर पिछले केस में जो मेरी इमेज थी ना यहां बनी थी, तो मैंने उस यूई को एफ ही बोल दिया था। यूई को बोलो क्या बोल दिया था? समझो इस बात को। लेकिन इस बार मेरे को उसको यूई बोलना पड़ेगा, नहीं आ रही बात समझ में? तो यूई लेकिन लेफ्ट साइड पे, तो बोलो क्या बोलूंगा? माइनस का यूई। अरे समझे कि नहीं समझे? नीचे बोलो भाई 10 अल्फा कितना आएगा? बहुत ईजीएस्ट वे है करने का, बस तुम्हें समझना सुनना पड़ेगा अच्छे से। तो बोलो 10 अल्फा कितना आएगा? बोलो ए डैश बी डैश अपॉन में बोलो कितना आएगा? ये वाली दूरी। अब आप बोलो एफओ, बोलो कितना आंसर आ गया? एफओ ऊपर जाएगा, यूई नीचे आएगा, तो माइनस का एफओ अपॉन में यूई। लेकिन ये आंसर नहीं बन सकता बच्चों। क्यों नहीं बन सकता? मेरी बात सुनिए, ये मैं आपको कुछ बात क्लियर करता हूँ, ढंग से सुनिएगा। आपको लेंसेज की क्या मिली होगी शुरू में? पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी मिला होगा, पावर ऑफ आईपीस भी मिली होगी। अच्छा, पावर के मिलने से तुम्हें क्या पता लग जाता है? बोलो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो पिछला फॉर्मूला जो आया था ना, वो बिल्कुल उन टर्म्स में था जो मेरे लिए वेल नोन है।
वेल नोन मतलब मुझे पावर पता होंगी, मुझे फोकल लेंथ पता होंगी, मैं निकाल लूंगा मैग्निफिकेशन। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अभी जो फॉर्मूला है वो आया एफ ओ बाई में यूई, एफ ओ बाई में, यार तुम मुझे एक बात बताओ, एफ ओ बाई में यूई है, अब तुम यूई कैसे पता लगाओगे? क्योंकि यूई तो एक तरीके से ट्यूब के अंदर की चीज है। अरे टेलीस्कोप भी तो ट्यूब में बंद होगा ना, तो यूई तो अंदर की चीज है, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा भाई यूई कितना है? तो मेरे को इस यूई को ना ऐसी टर्म्स में लेके आना पड़ेगा जो टर्म्स मेरे लिए वेल नोन हो। समझे नहीं ना मेरी बात को? दोबारा समझो, ये यूई आपका एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आपके लिए वेल नोन हो। आपके लिए वेल नोन क्या होता है? आपके लिए वेल नोन चीज होती है फोकल लेंथ, आपके लिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये होती है वेल नोन चीजें। लेकिन आप लोगों के लिए यूई वेल नोन, क्योंकि कैसे पता होगा यूई कितना है? तो आपको यूई को चेंज करना पड़ेगा। मतलब इस फॉर्मूले को हम लोगों ने बना तो लिया है, लेकिन इसमें मुझे पता लगाना पड़ेगा 1 बाई यूई कितना हो सकता है। तो मैंने क्या करा, ध्यान सुनिएगा, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, और मैंने क्या करा, ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला फॉर आई लेंस आप मुझे बताओ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इस में 1 बाई एफ बोल सकता हूँ? अरे यार क्या हो गया, बोल सकता हूँ? अब मुझे तुम बताओ फटाफट से, रुक जाओ। अब आईपीस के लिए बात करूं तो आईपीस के लिए ये जो इमेज बनी है वो यहाँ बनी है, इसको आप लोग डिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हो? डिस्टिंक्ट विजन। तो मैं चाहूँ तो इसको बोलो क्या बोलूंगा? आईपीस के लिए लेफ्ट साइड पे तो बोलो क्या बोलूंगा? माइनस का डी। समझो मेरी बात को? अरे नहीं आ रहा समझो। और बोलो यहाँ पर इसको बोलो क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा माइनस का यूई। क्या बोलूंगा? कुछ पहले नहीं पड़ रहा, माइनस का यूई क्यों? लेफ्ट साइड पे है। और 1 बाई में फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, चलो बताओ कितना आ गया? यह आ गया माइनस का 1 बाई में डी प्लस का 1 बाई में यूई और बराबर में 1 बाई में एफ ई। क्लियर है? तो मुझे बताओ 1 बाई यूई कितना आ गया? 1 बाई में डी, या सॉरी 1 बाई में एफ ई माइनस का 1 बाई में डी, सॉरी प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत लग रही है कोई यहाँ पर? हाँ भाई, तो मुझे बताओ जरा, मुझे यहाँ से 1 बाई यूई मिल गया। अब 1 बाई यूई मिल गया तो जस्ट पुट 1 बाई यूई हियर। 1 बाई यूई कैसे? अरे है तो 1 बाई यूई, दिस इज एक्चुअली एफ ओ बाई में यूई, है ना? तो मुझे बताओ जरा नेट मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी सब बच्चे? पुट इन मैग्निफिकेशन या पुट इन फर्स्ट, बताओ जरा कितना आएगा मैग्निफिकेशन? सर मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस का एफ ओ, और माइनस का एफ ओ और 1 बाई यूई की रिप्लेसमेंट में मैंने बोलो क्या रख दिया? 1 बाई में एफ ई प्लस में 1 बाई में क्या बोलो? डी। हालांकि सारी टर्म्स मेरे लिए वेल नोन है और मैं इनकी टर्म्स में फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने इससे भी थोड़ा अलग लिखती है। एनसीईआरटी क्या करती है? एनसीईआरटी ने नीचे से एफ ई कॉमन ले लेती है। नीचे से क्या करती है बोलो? एफ ई कॉमन ले लेती है। अगर नीचे से एफ ई कॉमन लेगी तो बोलो क्या बनेगा? एफ ओ बाई में एफ ई। अब बच्चे कहेंगे सर नीचे से एफ ई कैसे कॉमन ले लिया? अरे चलो इसमें से ले लिया तो 1 बचा, और जिसमें एफ ई नहीं है उसमें आप मान लो कि नीचे मल्टीप्लाई कर दिया होगा एफ ई से और ऊपर भी कर दिया होगा, तो नीचे वाला बाहर कॉमन चला गया होगा, ऊपर वाला बच गया होगा, तो बोलो कितना आएगा? एफ ई बाई में डी। अब जिन बच्चों की मैथमेटिक्स कमजोर है वो करेंगे पता नहीं क्या कर दिया ये। तो अब सुन लो ध्यान से, अगर मैं एफ ई को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, सोचना जरा, मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से 1 बाई एफ ई हो जाएगा, और ये एफ ई इधर मल्टीप्लाई कट जाएगा, वापस से 1 बाई डी आ जाएगा। सेम चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अरे बच्चों सिंपल सी चीज क्यों करा एफ ई कॉमन? क्योंकि पिछले वाला जो फॉर्मूला था ना वो एफ ओ बाई एफ ई की टर्म्स में था, तो ये पिछले जैसा दिखाने के लिए, पिछले जैसा दिखाने के लिए इसने क्या करा बोलो? एफ ओ बाई में एफ ई कॉमन ले लिया कि एफ ई नीचे से कॉमन ले लो, ये बचेगा 1, और यहां पर एफ ई को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि कॉमन कैसे ले सकते हो? नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से कॉमन चला गया, ऊपर ऊपर बच गया। नहीं आई ना बात समझे? नहीं आई अपनी बात समझे? श्योर? अच्छा देखो दोबारा सुनो। इस केस में थोड़ी डिफिकल्टी क्यों अराइज हुई इधर भाई? क्योंकि आपने बोला बीटा बाय अल्फा दैट इज 10 बीटा बाय में 10 अल्फा। 10 बीटा बोलो कितना बना? ए डैश बी डैश अपॉन में कितना बोलो? यूई। एंड यहां से कितना बना बोलो? ए डैश बी डैश अपॉन में बोलो क्या? एफ ओ। तो ये बना एफ ओ बाई यूई। प्रॉब्लम ये है कि सर यूई मुझे पता नहीं होगा, तो मैंने 1 बाई यूई निकालने की कोशिश करी, और ये यूई कैसे निकलेगा सर? आई पीस के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा आई लेंस वाला, और लेंस वाला फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू टू 1 बाई एफ। मैंने बोला वी इसका डी है तो माइनस डी रख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यूई है तो माइनस यूई रख दिया, और एफ ई तो भैया पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का, एफ ई रख दिया। यहाँ से बन गया 1 बाई यूई माइनस का 1 बाई डी, तो 1 बाई यूई इतना आ गया। 1 बाई यूई को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया फॉर्मूला बच्चों, बस खत्म। नहीं है बस समझे? सो मैग्निफिकेशन के आपको ड्राइव आने चाहिए, आपको डायग्राम सुनाने आने चाहिए, इनफ है, इतना ही आपको करना है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। डन? खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन समझ में आ गया सारा का सारा? हाँ कुछ बचा है, इसके अलग बचा है थोड़ा सा। मुझे तुम ये बताओ सारा समझ में आ गया? पक्का? श्योर? किसी को डाउट है इसके अंदर तो मुझे बताओ डाउट से। अरे क्या हो गया? सबको क्लियर है? अब अगली बात सुनो, अभी खत्म हो जाता है सारा, लेकिन इसके बाद आपको मैं एक बात बताता हूँ। यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, जो हमने भी पीछे ये जो हमने टेलीस्कोप करा है, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ है या रिफ्लेक्शन हुआ है? रिफ्रैक्शन। लेंस के थ्रू हमेशा बोलो क्या होते हैं? रिफ्रैक्शंस होते हैं, मीडियम चेंज होते हैं, रिफ्रैक्शंस होते हैं। तो इनको बुलाते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या बुलाते हैं?
अभी मैं आपको इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बहुत छोटा सा पोर्शन है 5 मिनट का, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनमें क्या कमी थी जिसकी वजह से दूसरे वाले टेलीस्कोप बजाने शुरू करें। पहली कमी बताओ जरा, सबसे पहली कमी ध्यान दो भाई। पहली सबसे बड़ी कमी थी कि ये बहुत हैवी थे, हैवी एंड बल्की। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी कि मुझे टेलीस्कोप के लिए आगे वाला लेंस बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, नाजिया आगे वाला लेंस बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या आएगी, उसको कैरी करना, उसको हैंडलिंग जो होगी वो क्या होगी बोलो, बहुत मुश्किल होगी। तो ये हैवी थे, बहुत भारी थे, बहुत बड़े थे साइज के अंदर, तो इनके साथ डील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। पहली लिमिटेशन समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरी लिमिटेशन बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज स्फेरिकल एब्रेशन। भाई ये आएगा सुन लीजिए आपके एग्जाम में, स्फेरिकल एब्रेशन। ये क्या चीज़ है स्फेरिकल एब्रेशन, समझिएगा यार। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ये लेंस है, एक बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आज सीखने को मिलेगी। क्या तुम जानते हो कि इन्फिनिटी से आई हुई रेज कहाँ पर मिलती है, फोकस में मिलती है, आप लोगों को ये पता है। लेकिन आप लोगों को एक नई बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई रेज इन्फिनिटी से आती है ना, तो मान लो ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, फिर ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, तो ये जो रेज आती है ना अलग अलग हाइट पे, ये आपको लगता है कि किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, बट सारी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर पाती। सुधांशु यहाँ पर मैंने क्या बोला, पैरेलल आने वाली सारी रेज एग्जैक्टली कहाँ मीट करती हैं बोलो, फोकस पर। बट मैं आपको बता दूं कि फोकस शार्प होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता उसको समझने की कोशिश करना। क्या तुम लोगों ने प्रिज्म वाले केस में ये वाली बात पढ़ी थी कि जो प्रिज्म होता है उसमें जो ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, समझना मेरी बात को, और जो लाइट होती है वो कितने एंगल से डेविएट हुई, याद है तुम लोगों को? मैंने ऐसे कुछ कराया था, इसको बोला था मैंने एंगल ऑफ डेविएशन, और पता नहीं कितना याद है तुम लोगों को। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था a टाइम्स ऑफ म्यू माइनस में 1। कुछ याद आया तुम लोगों को? मीन्स जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बोलो कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना बड़ा ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, मतलब ऐसा प्रिज्म है तो कम डेविएशन होगा, हर्षित ऐसा प्रिज्म है तो कम डेविएशन होगा, ऐसा होगा तो ज्यादा डेविएशन होगा, ऐसा होगा तो और ज्यादा डेविएशन होगा। हायर द एंगल ऑफ प्रिज्म हायर विल बी द डेविएशन, एग्री और नॉट? तो यार तुम मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी ये जो रेज आ रही हैं इनको आप लोग ने कैसे ट्रीट करो कि इसके लिए ना, इस वाली रे के लिए ढंग से सुनना यार, इस वाली रे के लिए ना अगर मैं प्रिज्म जैसा कुछ इमेजिन करूं या मैं लेंस की तरीके से देखूं, तो इसका जो शेप जाता है, कर्व जाता है, अरे क्योंकि इधर की शेप ऐसे है ना, तो ऊपर के लिए अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म सोचूं तो मुझे तुम ये बताओ इसका एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा सा ऐसा होगा। और अगर मैं बात करूं इनके लिए जो यहां पर है, इन वालों के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा सा ऐसा होगा कि नहीं होगा? समझे नहीं मेरी बात? नीचे वालों के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा कम होगा और यहां वालों के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा सा ज्यादा होगा। देखो बड़ा होगा कि नहीं होगा? जब दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा। अरे एक बात बताओ ना यार, आप लोग यूं कहेंगे मुझे, आप लोग मुझे ऐसा कहोगे कि सर प्रिज्म कहाँ है ये? यार एक बात बताओ, ये वाली रे नीचे से जा रही थी, उसको ऊपर वाले प्रिज्म से क्या मतलब था? शेप जो ऊपर जाके मीट कर रही है वो किस तरीके से एंगल में मीट कर रही है, समझो इस बात को। तो अगर मैं नीचे से देखूं, यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसका जो एंगल बनेगा ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन जो इस साइड पे बनेगा वो कैसा बनेगा बोलो, बड़ा। क्योंकि अगर नीचे से बनाऊंगा तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके मिलेगा, और थोड़ा सा ऊपर से मिलेगा तो थोड़ा ऐसे मिलेगा, थोड़ा और ऊपर से मिलेगा थोड़ा ऐसे मिलेगा, बोलो है कि नहीं? तो हर एक पॉइंट का एंगल ऑफ प्रिज्म अलग है कि नहीं? तो मुझे बताओ जब एंगल ऑफ प्रिज्म अलग है तो सबका डेविएशन भी अलग होगा कि नहीं होगा? तो हमें लगता है कि सबकी सब बराबर डेविएट करती हैं, बट सब बराबर डेविएट। तो मैं आपको बताता हूं जिसका, अरे भाई क्लास, जो ये नीचे वाली हैं जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म कम है, कम मुड़ती हैं मतलब कि समझना मेरी बात को। अगर ये यहां जाके मिली हैं, इनका फोकस यहां पर है, तो ये वाली जो होती है ना, ये जो ऊपर वाली होती हैं, ये थोड़ी सी ऐसे ज्यादा मुड़ती हैं, समझना मेरी बात को। ये एक शार्प फोकस, नॉट अ शार्प फोकस। क्यों नहीं है बताओ जरा? शार्प फोकस क्यों नहीं है बताओ जरा? क्योंकि जो भी रेज अलग अलग उस पे आ रही है ना, उनके लिए सबके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो कैसा बन रहा है, अलग अलग। तो सबकी सब ना कम अलग अलग एंगल से डेविएट हुई, जिसके कारण उनका फोकस बिल्कुल भी शार्प। तो आपकी जो इमेज है, अगर सारी रेज एक ही जगह पे आके मिलती तो बहुत अच्छी बनती, और अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बन गई है, थोड़ा दूरी पे बन गई है, तो आपको वो इमेज बहुत शार्प दिखने वाली नहीं है। इस एब्रेशन को, इस कमी को बोलो क्या बोला जाता है? स्फेरिकल एब्रेशन। हैवी तो वो हो गया भाई, बल्कि हो गया, लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन तुम लोगों को कुछ पल्ले पड़ा भी कि नहीं पड़ा, मुझे तुम ये बताओ। नहीं आया ना समझ में? सोच के बताओ। क्योंकि आप लोग मुझे एक बात तो, भले ही रेज यहां से जा रही है बट ऊपर वाला एंगल मैटर करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? और यही प्रिज्म अगर थोड़ा सा ऐसा होता ना, पहना सा, तो यहां से ही जाती, लेकिन इस एंगल ऑफ प्रिज्म का मैटर करता है भाई।
एंगल ऑफ प्रिज्म कम है तो कम डेविएट करेगी, और एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है तो ज्यादा डेविएट करेगी। वही बात वो यहां पर बताना चाह रहा है आप लोगों को कि नीचे की तरफ से अगर मैं ऊपर का प्रिज्म बना के देखूंगा तो अलग एंगल बनेगा, और यहां से बनाऊंगा तो अलग एंगल बनेगा, थोड़ी और ऊपर से आएगी तो अलग एंगल बनेगा। सब की सब एक जगह पे जाके मीट नहीं कर पाएंगे, सबका फोकस शार्प नहीं है, इसका मतलब इमेज बहुत बढ़िया नहीं बनने वाली। इस एब्रेशन को बोलो क्या बोलेगा? स्फेरिकल एब्रेशन। मुश्किल लग रहा है? समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक है, देखो भाई ध्यान से सुनोगे, इंटरेस्ट बनाए रखोगे तो आएगा समझ में। इंटरेस्ट ज़्यादा अपना जाहिर ही नहीं करोगे सब्जेक्ट को लेके तो फिर कुछ भी कर लो, कोई भी पढ़ा दे, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा सा आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप रखना पड़ेगा इन चीज़ों में, तब बात बनेगी। मौज मस्ती आलस वालस ना छोड़ दो, बाहर की सांसारिक मोह माया ना, दिमाग पढ़ाई, शरीर यहाँ पर है, दिमाग कहीं और है। आधे तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कहीं का कहीं सोच रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर। अब ये एब्रेशन कैसे है, इसमें भी कमी है। क्या तुम लोग जानते हो, अगर मान लो इसके ऊपर व्हाइट लाइट आई, मान लीजिए आप चंद्रमा को देख रहे हो, चांद से कौन सी लाइट आएगी? व्हाइट लाइट आएगी। अब मान लो व्हाइट लाइट आई, अब आप लोग ये जानते हो कि जो व्हाइट लाइट है वो तो अपने कलर्स में बोलो क्या हो जाएगी? स्प्लिट। अब वो स्प्लिट हो जाएगी तो बोलो क्या होगा? आपको पता है विबग्योर टाइप का। तो जैसे ही स्प्लिट होगी ना, समझ रहे मेरी बात को? हालांकि इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन आपकी जो मून से आई हुई लाइट है इस लेंस के थ्रू पास होगी तो वो क्या करेगा? आपको अलग अलग कलर के मून दिखा देगा। वॉयलेट भी, ऑरेंज भी, रेड भी, क्योंकि वो व्हाइट लाइट बोलो क्या हो गई है? स्प्लिट हो गई है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है। समझे मेरी बात को? कह रहे नहीं समझे सर, कुछ नहीं समझे ना? आशीष आया समझ में? तो ये एक प्रॉब्लम है ना यार, कलर भी स्प्लिट हो गया है, प्रॉब्लम है भाई, मेजर समस्या है ये। आप देख किसी चीज को रहे हो, लेंस से पास होगी, वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। एक तो इंटेंसिटी कम होगी लाइट की क्योंकि वो बट गई है। अब दूसरी चीज वो अलग अलग कलर की दिखाई देगी, एक कलर की दिखेगी नहीं, और प्रॉब्लमेटिक है भाई। तो जो आपके रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं उनमें बहुत समस्याएं हैं। बताओ कौन कौन सी समस्या? दोबारा से, एक बहुत भारी है, ग्लास के बने हुए हैं, बल्कि हैं, हैवी हैं, हैंडलिंग उतनी आसान नहीं है। स्पेरिकल एब्रेशन है, इनका फोकस शार्प नहीं है ना। और क्रोमैटिक एब्रेशन है कि कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब इनकी कमी को दूर करने के लिए न्यूटन ने एक रास्ता ढूंढा, और न्यूटन ने एक नई तरह के टेलीस्कोप्स बनाए जिनका नाम उन्होंने रखा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सुनना अच्छे से, बस ये लास्ट टॉपिक हमारा आज का खत्म हो जाएगा, हो जाएगी छुट्टी, 15 मिनट बाद ही हो जाएगी, ये 15 मिनट का ही है। दीज आर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। अब न्यूटन ने क्या तरीका ढूंढा? न्यूटन ने कहा रिफ्रैक्शन मत करो ना फिर, अगर कलर भी स्प्लिट हो रहे हैं, स्पेरिकल एब्रेशन भी हो रहा है, तो लेंस मत लो, क्या ले लो? मिरर ले लो। क्या ले लो? देखना कितनी कमाल की चीज सोची न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन की जो टेलीस्कोप के मॉडल में ना कुछ कमी निकली। तो उनके एक दोस्त है कैसेग्रेनियन, कैसेग्रेनियन ने उनके जो उस टेलीस्कोप में कमियां थी ना उसको दूर कर दिया, और एक और नया टेलीस्कोप माना गया, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप के नाम से जाना गया वो। ठीक, कैसेग्रेनियन, दोबारा सुनिएगा। तो पहला जो टेलीस्कोप मैं आपको बता रहा हूँ वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप कैसा था? ध्यान सुनिएगा। इनको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिंग से बात बनने वाली नहीं है, लेंस से बात बनने वाली क्यों नहीं बनने वाली, बल्कि है क्रोमैटिक एब्रेशन है, स्फेरिकल एब्रेशन है, तो क्यों ना यार रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन करो। जब जब रिफ्लेक्शन होता है, ना तो लाइट लेंस के थ्रू पास हो रही है, तो ना तो कलर में स्प्लिट होगी। मिरर में तो ऐसा केस है नहीं ना भाई, मीडियम चेंज ही नहीं होता यार। जब मीडियम चेंज नहीं होता तो कलर स्प्लिट नहीं होंगे। एंगल वाला झंझट ही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, एंगल आई बराबर एंगल आ रहेगा, हर बार रिफ्लेक्शन के अंदर बिल्कुल सही काम करेगा, हर सारी चीजें एक ही जगह मीट करेंगी। जिन बच्चों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है मैंने आपको बताया था कैसे, आइए दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक छतरी है, अभी मैंने एक रिफ्लेक्टर लगाया, इसको आप छतरी बोलिए, इसको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बोलिए, वट जो आपकी चॉइस है। एक छतरी इन्होंने छत पे लगाई, न्यूटन ने क्या करा? ध्यान सुनना। इन्होंने कहा यार बहुत, अरे यार चुप हो जाओ तुम लोग। इन्होंने कहा कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना है तो एक बड़ी सी छतरी चाहिए होगी जो काफी सारी रेस को अपने पास कैप्चर करे, है ना। तो इन्होंने क्या करा? एक रिफ्लेक्टर लगाया, दैट्स अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अरे मिरर की तरह ये बच्चों की, ठीक है। और हुआ क्या, जो भी रेस छतरी है छत पे लगाई इसने, छत पे छतरी लगा दी इसने, घर में थोड़ा लगाएगा, रेस तो दूर से आएंगे। तो अब सुनो, ये छतरी इसने लगाई, अब मान लो कोई चीज बहुत दूर से है भाई, यहां से है, ये एक रे आई, ये एक रे आई, ये आई, ये आई, ये आई। अब मुझे तुम ये बताओ जरा, तुमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है? जो रे ऐसे आ रही है वो तो बिल्कुल बीचों बीच नॉर्मल भी ऐसे ही है, सीधी ही चली जाएगी। अरे भूल गए क्या? क्या तुम्हें याद आ रहा है कि जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं वो उसके फोकस पे मीट करती हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
कनकेव मिरर के ऊपर जितनी भी रेज आती हैं वो उसके फोकस पे मीट करती हैं। तो बोलोगे तभी तो मेरे को पता लगेगा आ रहा है समझ। ये वाली जो रे ऐसे जा रही है वो यहाँ आएगी, ये वाली जो जा रही है यहाँ जाएगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सो मुझे तुम ये बताओ, जितनी भी ये रेज आई सबकी सब फोकस मान लो यहाँ पर है, तो ये वाली भी यहीं आएगी, ये वाली भी यहीं आएगी। और ये मत सोचिएगा कि ऊपर है तो वो कहीं और जाएगी, बिकॉज मैंने आपको सिखाया था कि ऊपर भी जब मैं आई और आर लगाऊंगा तो बराबर बनेगा, यहाँ भी आई और आर बराबर बनता है, और ये बिल्कुल एक ही जगह पर जाके मीट करेंगे कि नहीं करेंगी? बोलो स्फेरिकल एब्रेशन सॉल्व हो गया। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज को इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ने सारी रेज को एक जगह पे मर्ज किया और यहाँ जाके उसने इमेज बना दी। और यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जो इमेज बनी, अब बड़ा सिंपल सा खेल है, यहाँ पर क्या लगा दो, बोलो एक आईपीस लेंस लगा दो, यहाँ पर आईपीस लगा दो और देख लो इसको, हो गया भाई। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ना प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये छतरी लगा दी, रेज आई, फोकस पे मिली, फोकस के आगे इन्होंने आईपीस लेंस लगाया बड़ा सा, है ना? अरे नहीं, फोकस के आगे इन्होंने आईपीस लेंस लगाया, वो तो आईपीस तो बड़ा कर देगा ना उसको, हम उसको इमेज को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में ले आएंगे, आपको पता है एनलार्ज कर देगा। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो छतरी बहुत बड़ी है, छतरी बहुत बड़ी है। अब यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ पर आईपीस लगेगा, बंदा देखेगा कैसे? देखेगा कैसे? बताओ। सीढ़ी लगा के ऊपर जाएगा, मान लो रात का टाइम है, गिर आ गया तो छतरी पे गिरेगा, छतरी भी गई, पैसा भी खर्च हुआ, चोट लगी। न्यूटन ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा बिल्कुल भी। देखना उसमें लाइट जल रही है। तो मेरी बात समझना बच्चों, प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोलो भाई। सर ये छतरी इतनी बड़ी है साइज में और ऊपर इमेज बन रही है, कहाँ जाएगा? समझ में आ रही बात? इतनी हाइट पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो ये प्रैक्टिकली यूज करने में बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, इनके दोस्त हैं जिनका नाम बोलो क्या है, कैसेग्रेनियन। अबे बड़ा काम का है, देखना अपने दोस्त की कैसे मदद करेगा। ये क्या करता है, कहता है कि बिल्कुल सेम आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो। उन्होंने क्या करा, कह रहे कि इधर एक ना होल कर दो, इस छतरी में यहां पर एक गैप कर दो, समझो। अरे चिंता मत करो, यहां से सीढ़ी नहीं बनाएगा, सुनो, एक गैप कर दो यहां पर, और क्या करो कि जितनी भी रेज आ रही हैं, ये आपको पता है कहीं तो मिलनी है ना। एक सेकंड, इनको पता था कि ये सारी रेज आके बोलो क्या करेंगी, कहीं एक जगह पे मिलेंगी। इन्होंने यहां पर एक और रिफ्लेक्टर लगा दिया। अब समझे मेरी बात को? इन्होंने यहां पर, अरे नहीं समझे भाई, अब बताना जरा क्या होगा, क्या होगा जरा बता सकते हो? क्या होगा? जो ये रेज हैं ये यहां पर आएंगी, फोकस में मिलना था, लेकिन उससे पहले ही बोलो क्या लगा दिया इन्होंने, एक और रिफ्लेक्टर लगा दिया। तो जो एक और रिफ्लेक्टर लगाया, वो एक और रिफ्लेक्टर इन सारी रेस को बोलो कहां मिलाएगा? अरे कहीं ना कहीं तो मिलाएगा। अरे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। तो यहां पर बाहर आ जाएगी, अरे बन जाएगी, नहीं आ रहा ना समझे, बाहर बन जाएगी। अगर ये बाहर बन गई तो अब न्यूटन चाहे लेट के देखे इसको, आराम से दिख जाएगा भाई। क्या प्रॉब्लम है? आ गया ना ग्राउंड पे, अरे सीधा भाई वहां पर आ गया। अब चाहे आराम से तकिया लगा के और आराम से देखिए भैया कहाँ पर है चांद, कहाँ पर है एस्ट्रॉइड, कहाँ पर क्या चीज़ है, समझ में आ रहा है? अबे आईपीस लेंस है भैया, दिस इज आईपीस, ओके? नहीं आ रहा ना समझ में? तो बड़ा आसान सा हो गया ना कैसेग्रेनियन के जरिए, कि उन्होंने जो इमेज बननी थी फोकस पे उसको ना बना के एक और रिफ्लेक्टर लगा के उन रेस को बाहर की तरफ भेज दिया, ताकि जो इमेज बने वो बाहर बने, और जो बाहर इमेज बनेगी उसको वो आईपीस से देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मैंने अब तक नहीं देखा कि न्यूटोनियन कैसेग्रेनियन में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। क्वेश्चन से पता है क्या आया, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इनका क्या एडवांटेज है उन टेलीस्कोप्स के मुकाबले, या बोलते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आप लोग यही बोलेंगे क्या एडवांटेज इनका, कि एक तो वो बल्कि थे, वो ग्लास के बने हुए थे, इनमें ज़्यादा ग्लास होता नहीं क्योंकि वो तो पूरा ग्लास भरना पड़ता है लेंस में। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का रिफ्लेक्टर होता है बस,
अरे एक ही तरफ तो होगा, भरेंगे थोड़ा ना। तो ये हल्के होते हैं, साइज में बोलो क्या होते हैं, साइज में भले ही बड़े हो लेकिन बोलो क्या होंगे, इनका वेट हल्का होगा। दूसरी चीज इनमें स्पेरिकल एब्रेशन नहीं होगा, आपको शब्द ऐसे इस्तेमाल करने हैं, देयर इज नो स्पेरिकल एब्रेशन इन द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड देयर इज नो क्रोमैटिक एब्रेशन इन द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नहीं है ये बात समझ में? नेम एनी वन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, ये हो गया। आपको नहीं आ रहा ना समझिए, मुश्किल लगा? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सारा मुद्दा अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास डिफिकल्टी वाला टॉपिक था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आसान ही था, बल्कि अगर देखो हमने बहुत जल्दी गिरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमने कल और आज की क्लास में मतलब 24 घंटे के अंदर हमने पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म कर लिया। लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि शुरू से अगर बात करें, ओए 2 मिनट का रिकैप है फिर खत्म करते हैं। आपको मैंने शुरुआत से बात करी थी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 चीज़ें, बोलो क्या, माइक्रोस्कोप और बोलो क्या, टेलीस्कोप। चुप हो जा, माइक्रोस्कोप और बोलो क्या, टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मैंने 2 बातें बताई कि 2 तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और एक एंगुलर। लीनियर में वो साइज नापते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल्स नापते हैं कि इमेज ने कितना बनाया तो ऑब्जेक्ट ने कितना बनाया। फिर मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 केस कराए, एक रिलैक्स और एक स्ट्रेन। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल केस था बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप का ड्राइव भी बहुत आसान से था, एक का 1+d/f आता है, एक का d/f आता है। फिर जब तुमने कंपाउंड में गए तो कंपाउंड का ड्राइव तो बहुत आसान था, बिकॉज इसका एमओ इंटू एमई होता है, एमओ इंटू एमई। एमओ का VO/U और एमई का हमने पीछे से निकाल के रख दिया। स्ट्रेंड है तो ये वाला रख देंगे, और रिलैक्स है तो बच्चों ये वाला रख देंगे। कहाँ गया अबे? अच्छा ये स्ट्रेंड है और पीछे कहाँ है रिलैक्स? ये तो सिंपल का है ना। अच्छा ये तो रहा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिलैक्स केस है ना, तो रिलैक्स केस ये वाला आ गया। नहीं आ रहा याद? और फिर मैंने आज आपको टेलीस्कोप कराया, रिलैक्स केस, स्ट्रेंड केस, लिमिटेशंस, समाधान। नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल लग रहा है? बहुत आसान है, थोड़ा सा एक बार जाकर घर पे पढ़ लोगे, एक बार में याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, अब सुन लीजिए भाई, चैप्टर मेरी तरफ से हो गया है पूरा, सारी चीज़ें सुनो सही, मेरी तरफ से सारी चीज़ें ये वाली पूरी हो चुकी हैं। आप लोग ध्यान दे तो शुरुआत से एक रिफ्लेक्शन हमने करा है, एक हमने बोलो क्या करा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में कर्व भी करा है, प्लेन भी करा है, रिफ्रैक्शन में कर्व भी करा है, प्लेन भी करा है, TIR करा है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने स्नैच, नहीं स्नैच तो वैसे हो गया ना बच्चों। फिर आपने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी किया है। एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने वो लेंस इन वाटर वाला आपको सारा मामला करवाया था। फिर आप लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आ गए थे। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और इसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो वैसे तो सारे टॉपिक हो गए, इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा बचा होगा तो बचा होगा, लेकिन मेजर टॉपिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, जिसके मैंने 6 केस कराए थे। आप उसको बहुत छोटा टॉपिक मत समझिए, उसके अंदर 6 केसेस में हमारी 2 क्लास लग गई थी पूरी। और फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एंड ये अलग से टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो चैप्टर बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। अभी आज को न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करने, आप लोग बस चैप्टर जितना कराया उतना अच्छे से कर लीजिए। क्या है? हाँ, कल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों का मैंने बोला था कि ईथर्स का थोड़ा सा बचा हुआ है, 15 मिनट का मुश्किल से, वो मैं कराऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ईथर्स के बस सीधा मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा क्यूज टाइप में। ठीक है, तो प्रिपेयर होकर आना। कौन से चैप्टर के लिए? अल्कोहल, फिनोल और ईथर के लिए। टेस्ट भी दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। किसी के मिले नेक्स्ट में मिल जाएगा। आज तो नहीं मिल पाएंगे, टोटलिंग नहीं करी हुई, टोट चेक तो हो चुके हैं। नेक्स्ट में दे दूंगा, कल दे दूंगा। तो मुझे ये बताओ, क्लियर है यहाँ तक? आ गया ना समझ में? तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, संडे मनाओ, अब भी जाओ घूमो फिरो।